नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मातांतर में आप लोगों का स्वागत है। महाराष्ट्र में बड़ी दिलचस्प सियासी रसाकसी चल रही है। अब आप हमसे पूछताछ करेंगे तो हम आपसे पूछताछ करेंगे। जांच एजेंसियां अगर हमारे लोगों पर शिकंजा कसेंगी तो हम आप लोगों को परेशान करेंगे। इस तरह का एक परिदृश्य उभर कर सामने आ रहा है। कम से कम जब आप महाराष्ट्र को देखते हैं तो महाराष्ट्र में बहुत गजब काम चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस से पूछताछ होती है। अच्छा, पूछताछ किस मामले में होती है? एक फाइल बाहर आ गई थी, उस फाइल को लेकर उनसे जानकारी जुटाई जा रही है। अब ये फाइल क्या है? देखिए, ये फाइल जो है इसमें बड़े रहस्य छुपे हुए हैं और ये फाइल डर का सबब भी बनी हुई है। अब किसके लिए बनी हुई है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, लेकिन उन फाइलों से कुछ तो बातें हैं जो निकल कर आ रही हैं, जिसकी वजह से जो अघाड़ी सरकार है उसके भीतर डर समाया हुआ है। अच्छा, वो जो फाइल है वो असल में ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी फाइल है और वो गोपनीय फाइल है। गोपनीय कैसे हुई? गोपनीय ऐसे हुई कि उसका जो है वो फोन टेपिंग से बनी वो फाइल है। फोन टेप किए गए थे कुछ अधिकारियों, कुछ मंत्रियों के महाराष्ट्र, और उसके जरिए ये पता चला था कि साहब ये जो इधर से उधर अधिकारी भेजे जाते हैं, उन अधिकारियों के इधर से उधर भेजे जाने में कुछ लेन देन होता है। और ये तब हुआ था जब रश्मि शुक्ला मुखिया हुआ करती थी वहां के इंटेलिजेंस की। अब वो खुद भी उनके ऊपर जो है तमाम आप ये समझिए FIR वगैरह कर दिया है अघाड़ी सरकार ने। और उसके पीछे का कारण ये है कि ये लीक कैसे हो गया, एक बात। दूसरी बात, किससे पूछकर ये सब हुआ था, ये तमाम तरह के आरोप उनके ऊपर लगे। अब वो ये जो फाइल है, ये फाइल देवेंद्र फडणवीस के पास भी पहुंची। अच्छा, देवेंद्र फडणवीस के पास कैसे पहुंची? तो वो ये बात कह चुके हैं कि हमको जो है इस सरकार के, अघाड़ी सरकार के ही एक मंत्री से मिली। बड़ी मजेदार बात है, वो मंत्री कौन है? क्योंकि ये तो देवेंद्र फडणवीस कह ही चुके हैं। अब वो मंत्री कौन है, अगर ये राज खुल जाए तो ये भी राज खुल जाएगा कि असल में ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग है, इस ट्रांसफर पोस्टिंग का असली जिसे आप कहिए, जिसे लाभ जो लिया, जो वो कौन है। और वैसे अगर हम अनिल देशमुख का जो बयान है, हम बयान ना कहें, हम ये कहें कि जो उन्होंने जांच एजेंसियों के सामने कहा है। देखिए, जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उसी की जांच चल रही है और जांच उस वसूली की चल रही है जो परमवीर सिंह ने आरोप लगाए। जांच कौन कर रहा है? ईडी और सीबीआई। और सीबीआई तो एक समानांतर पूछताछ करना उसने शुरू कर दिया है ईडी के। ईडी के सामने जो कुछ अनिल देशमुख भी अब कह चुके हैं कि साहब, पहले देखिए, कुंटे साहब ने कहा कि नहीं, एक लिस्ट आती थी अनिल देशमुख के पास से। अब अनिल देशमुख के जो सचिव वगैरह हैं वो पहले ही बता चुके थे कि ये किसी कैबिनेट मंत्री की तरफ से आती थी। जो आपको ध्यान हो, जब ईडी ने इन लोग जो बेल चाहते थे तो उस बेल को रोकने के लिए जो ईडी ने वहां अपना पक्ष रखा था और इन लोगों के बाकायदे बयान थे, तो उसी बयान में यह बात निकल कर आई थी। बाद में अनिल देशमुख ने कह दिया कि साहब, अनिल परब के पास से आती थी। अब बड़ी मजेदार बात हो गई है कि ट्रांसफर पोस्टिंग की जो धागा है, जो सूत्र है, वो सूत्र बड़ी दूर तक जा रहा है। एक बात तो ये हुई। तो अब आप इनका सचिन वाजे का भी देखिए। सचिन वाजे भी जो पूरा नाम ले रहे हैं, उन नामों में अनिल देशमुख ही आ रहे हैं, जबकि वो आंखों के तारे हुआ करते थे शिवसेना के। और ये बात देवेंद्र फडणवीस ने भी कही है कि जब हम लोग मुख्यमंत्री थे, मतलब जब वो मुख्यमंत्री थे, तब एक बार उनसे कहा गया था कि सचिन वाजे को रखा जाए, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं हुए। और कहा किसकी तरफ से गया था? शिवसेना की तरफ से गया था। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं। इन सब बातों के बीच देवेंद्र फडणवीस 125 घंटे की वो रिकॉर्डिंग जो है वो सदन के पटल पर रख देते हैं महाराष्ट्र में। और आपको ध्यान होगा कि उस रिकॉर्डिंग के जरिए वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में महाराष्ट्र सरकार जो है वो भाजपा के नेताओं को फंसाने की कोशिश कर रही है।
और जब ये मुंबई के पुलिस कमिश्नर आए और उसके बाद तो ये जब नए पुलिस कमिश्नर आए तो ये चर्चा आम होने लगी कि नहीं इस तरह की बातें होंगी। अच्छा, ये चर्चा हो ही रही थी कि जो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला जो मामला है कि ये फाइल, गोपनीय फाइल कैसे लीक हुई, जिसके बारे में देवेंद्र फडणवीस पहले ही बता चुके थे, तो अब उसी के बाबत उनसे जो है पूछताछ शुरू हुई। अच्छा, जब पूछताछ उनसे कल हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा था कि मुझसे एक सहयोगी की तरह जो है पूछा जाएगा कि आप तमाम चीजें, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं सह आरोपी हूं। जब बात वो ये कहते हैं तो देखिए आप, पूरी महाराष्ट्र में हड़कंप मच जाता है। और हड़कंप ऐसा कि खुद डिप्टी सीएम अजीत पवार कहते हैं कि नहीं, ये जो है ये गड़बड़ हो रहा है। अच्छा देखिए, ये आप एक चीज देखिए, अजीत पवार इस मामले में भी महाराष्ट्र सरकार के साथ खड़े नहीं होते हैं। और जब प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में आते हैं तो आप ये देखिए कि आने से पहले उनकी एक प्रशंसा भी करते हैं और फिर उनके वो कार्यक्रम में शामिल भी होते हैं। ये तमाम चीजें बताती हैं कि दो बातें हो रही हैं समानांतर वहां पर। एक तो वो इन जो देवेंद्र फडणवीस के पास पुलिस गए उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, और दूसरा जो गृह मंत्री का बयान आता है कि नहीं वो कोई नोटिस नहीं था, वो कोई संबंध नहीं था, वो तो बस जो जांच पड़ताल चल रही है उसमें एक सहयोग लेने की बात थी। तो इससे एक बात यह भी समझ में आती है कि सरकार के भीतर भी इस मसले को लेकर दो राय है। अच्छा, अब सवाल यह है कि दो राय है क्यों? ये बड़ा सवाल है, और असल में ये जो सवाल है, इसी सवाल में जो वहां पूरी कवायद चल रही है उसका जवाब छिपा हुआ है कि आखिर डर किसको है। एनसीपी डरी हुई है या शिवसेना डरी हुई है? क्योंकि जब ट्रांसफर पोस्टिंग की बात आती है तो लिस्ट कहां से आई उसकी बात आती है, और अनिल देशमुख कह रहे हैं कि अनिल परब के पास से आती है। अनिल परब जो है वो शिवसेना से जुड़े हुए हैं। अब ये यहीं से जब दो राय आती है, दो तरीके की दो बातें आती हैं, एनसीपी की तरफ से डिप्टी सीएम भी एनसीपी के हैं और गृह मंत्री भी एनसीपी के हैं, तो मजेदार बात यह है कि गृह मंत्री भी सफाई देते हैं और एनसीपी के जो आप ये कहिए कि सेकंड कमान है अजीत पवार, वो भी इस पूछताछ से वो इत्तेफाक नहीं रखते, कहते नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कौन डरा हुआ है, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी जो बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये कि जो देवेंद्र फडणवीस का अपना अभियान आप उसे ये कह सकते हैं कि जो पूरा पोस्टमार्टम करने पर अब आ गए हैं कि इस सरकार का पोस्टमार्टम ही कर देना है और इसके पुर्जे को खोलकर जनता के सामने रख देना है कि साहब देखिए ये इनका मिजाज है और ये लोग इस तरीके से काम करते हैं। और ये तब जब वहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। और ये देखिए, ये सिर्फ इसी चुनाव की बात नहीं है, अब 1.5 ही साल बचा हुआ है, 2 ही साल, वहां पर जो आम विधानसभा के चुनाव होंगे। 22 चल रहा है और 24 में लोकसभा का चुनाव होगा, और उस लोकसभा के चुनाव के बाद ही जो है वहां का भी चुनाव होता है महाराष्ट्र का। तो अब महाराष्ट्र के जो चुनाव अगला होने वाला उसमें बहुत लंबा समय नहीं रहा। जो सबसे बड़ा चुनाव था उत्तर प्रदेश का वो निकल चुका है, और उत्तर प्रदेश के चुनाव से जो संदेश और संकेत निकला है वो संदेश और संकेत जाहिर तौर पर अघाड़ी को परेशान करने वाला है, क्योंकि जिस हिंदुत्व की बयार उत्तर प्रदेश में बही है वही हिंदुत्व की बयार 2 बार महाराष्ट्र में बह चुकी है देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में। पहला 2014 और दूसरा 2019। 2019 में जब बही तो शिवसेना वहां टूटकर अलग हो गई, लेकिन अब जब 24 में चुनाव होगा तो 24 में जो बयार बहेगी हिंदुत्व की, उस बयार में कोई बचने वाला नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो देवेंद्र फडणवीस वहां कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, असल में वो सिर्फ या जो नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं उसके लिए जमीन तैयार नहीं कर रहे हैं, वो 2024 की जमीन तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वहां फिर लोकसभा भी और विधानसभा भी। तो उस हिसाब से वो तमाम चीजें लाकर सामने रख रहे हैं ताकि जनता पूरी तरीके से इनसे वाकिफ हो जाए जो अभी भी वाकिफ ना हुई हो। एक
और दूसरा, शिवसेना जो कभी एक जमाने में भाजपा के साथ हुआ करती थी, वो अब सेकुलर बनने चली है, तो उसका सेकुलरिज्म और उस सेकुलरिज्म के पीछे की कहानी को बाहर लाने में देवेंद्र फडणवीस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और फिर ये जो नवाब मलिक का मामला हो गया, उस मामले ने तो आप ये कहिए कि उनके ऊपर जो आरोप लगे, उस आरोप से जो परिस्थितियां उपजी, उसने शिवसेना के हिंदुत्व को कटघरे में खड़ा कर रखा है। और ये मामला जितना आगे बढ़ेगा, देवेंद्र फडणवीस जितना सड़कों पर उतरेंगे और देवेंद्र फडणवीस की जितनी ज्यादा घेरेबंदी होगी, ये तमाम चीजें जो अघाड़ी सरकार है उसकी संभावनाओं को आने वाले चुनावों में और न्यूनतर करेगी, और भाजपा और देवेंद्र फडणवीस का अपना जो आधार है वो और बढ़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि जो एनसीपी के चाहे अजीत पवार हो और चाहे फिर जो गृह मंत्री हैं वो भी एनसीपी से हैं, वो लोग जब इस मामले में जब जो एक तरह से कहिए कि देवेंद्र फडणवीस जो कह रहे हैं उस पर ये सफाई आती है, तो ये साफ नजर आता है कि देवेंद्र फडणवीस का जो दांव है वो उस सियासी दांव में महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार डर गई है और एनसीपी तो बुरी तरह से घबरा गई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।